चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कहा गया ताश के पत्ते से महल नहीं बनते, नदी के रोकने से समुद्र नहीं बनते। ताश के पत्ते से महल नहीं बनते और नदी के रोकने से समुद्र नहीं बनते। आप यूं ही बढ़ते रहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। तो देखिए, हम लोग आज 12th केमिस्ट्री लेकर आए हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव का बेड़ा पार कैसे होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो देखेंगे, ये आपका रामबाण है। अब देखिए, हम लोग आए हैं, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है 12th क्लास, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल तंत्रों के बारे में। फिर जो क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोषों के बारे में कि फ्रेंकल दोष क्या होता है, स्टियोकेमेट्री क्या होता है, वैकेंसी क्या होता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि चालक क्या है, सुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है। एक में पढ़ते हैं अनुचुंबकीय क्या है, पाराचुंबकीय क्या है, फिर आपका प्रतिचुंबकीय क्या है। तो इसी टर्म को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से, मात्र 9 टर्म हम निकाले हैं। इस 9 टर्म में ही आपका ऑब्जेक्टिव टच कर जाएगा अगर आपको पहला चैप्टर से पूछा जाता है तो। अब ध्यान देना है, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा यहां से बन गया। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है? बेरवेदार। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? रवेदार ठोस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है तो याद रखेंगे कांच, रबर, प्लास्टिक। क्वेश्चन आ गया, कांच कैसा ठोस है? रवेदार की बेरवेदार, या क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय अर्थात बेरवेदार। रबर कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय अर्थात बेरवेदार। प्लास्टिक कैसा है? अक्रिस्टलीय अर्थात बेरवेदार। दूसरा आता है क्रिस्टलीय। दूसरा है आपका क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? रवेदार ठोस। रवेदार ठोस कौन सा है? उदाहरण आपके लिए रामन होगा NaCl, साधारण नमक इसे बोला जाता है, या टेबल साल्ट के भी नाम से भी जानते हैं। कैसा ठोस है? NaCl कैसा ठोस है? तो याद रखिएगा रवेदार ठोस, क्रिस्टलीय है। आपका SiCS, सिलिका जो आपका है, बालू कैसा ठोस में आ गया? ये भी आपका आ गया रवेदार, क्रिस्टलीय। पूछ दिया जिंक सल्फाइड कैसा ठोस है? जिंक सल्फाइड। जेडेनेस कैसा ठोस है? तो जेडेनेस भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है। आपको दे देगा ऑप्शन, क्वेश्चन बना रहा है यहाँ से, जेडेनेस कैसा ठोस है? ऑप्शन में यही दे देगा क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, जब क्रिस्टल हम लोग पढ़ते हैं तो क्रिस्टल में पढ़ते हैं वहां पर कि क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। तो पढ़े हैं क्रिस्टल जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? SCC जो हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ECC इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े होंगे कि SCC में जो जालक परमाणु है वो सभी कोने पर होते हैं, और BCC में 8 कोने पर रहेंगे, साथ में एक सेंटर पर होते हैं। FCC में पढ़े होंगे कि 8 कोने के साथ साथ 2 फलकों के क्या होते हैं? बीच में आपको होते हैं। ECC में आ गया कि कोना पर तो होगा और 2 फलक में से एक फलक को छोड़ छोड़कर परमाणु स्थित होंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, जो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछेगा SCC में जो क्रिस्टल तंत्र ऐसा बन गया, तीसरी आ रहा है ये वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं यूनिट सेल, और यूनिट सेल में आता है यही आ गया SCC। कि SCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे SCC में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। पूछ दिया BCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो BCC में तो 8 कोना पर होता है, एक सेंटर पर आ जाते हैं, जिसके कारण BCC में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल जालक बिंदु की संख्या कितना मिल जा रहा है? 2। FCC में कह रहा है कि आपको कहाँ मिल जाएगा? 8 कोना पर तो होंगे ही, और साथ में कहा मिल जाएंगे? फलक के बीचों बीच। फलक जो है इसके बीचों बीच मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं FCC, और FCC में कितने मिलेंगे? 4। ECC में कहता है 2 फलक में से आपको एक पर मिलेगा, इधर मिलेगा तो इस साइड में नहीं, ऊपर मिलेगा तो नीचे नहीं,
अगर इधर मिलता है तो इस साइड में नहीं, तो आपको इसी को पार्ट को बोला गया ईसीसी। ईसीसी में कुल परमाणु कितने मिल जाएंगे, याद रखेंगे 1.5 इसका रेशियो आता है। अब कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 7। आगे क्वेश्चन है जो बीसीसी है इसमें खाली जगह कितना प्रतिशत होता है। बीसीसी जो है, बीसीसी में जो खाली जगह होता है कि जब परमाणु इसके कॉर्नर पर होते हैं और एक सेंटर पर होते हैं तो इसमें जो खाली जगह बचता है वो कितना रहता है, तो याद रखेंगे 32%। बीसीसी में खाली रिक्त स्थान का प्रतिशत मात्रा क्या होता है, 32% होती है। आगे आपको आता है क्या आता है, एचसीपी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 12 और पैकिंग प्रभाज जो है 0.74 होता है। आगे आता है पारामैग्नेटिक क्या होता है, पारामैग्नेटिक पूछ देगा Mn2 है कैसा, तो पारा में याद रखिएगा पारा का मतलब अनुचुंबकीय और डाई का मतलब प्रतिचुंबकीय। पारामैग्नेटिक पूछेगा अनुचुंबकीय, डाई मैग्नेटिक कहता है आपको तो याद रखना है प्रतिचुंबकीय, फेरो कहता है लौह चुंबकीय, फेरो कह देगा लौह चुंबकीय, एंटी फेरो कह देगा प्रति लौह चुंबकीय। ये सब पॉइंट छोटी छोटी याद रखिए। निम्न में कौन पारामैग्नेटिक है, कौन अनुचुंबकीय है, Mn2+ आपका कैसा है अनुचुंबकीय, Fe2+ अनुचुंबकीय, CO2+ अनुचुंबकीय, Na2+। अब देखिए आयरन कोबाल्ट निकेल जो है ये लौह चुंबकीय में भी आता है, इतना याद रखिएगा। आयरन कोबाल्ट निकेल लौह चुंबकीय आते हैं, लेकिन यदि 2 इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं तो आकर्षण का गुण जो है वो क्या करते हैं, खो देते हैं, और अर्थात उसमें जो है अल्प आकर्षण रह जाता है, जिसके कारण वो अनुचुंबकीय के जैसा व्यवहार करता है। प्रतिचुंबकीय में याद रखेंगे कि इसमें आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात पूरा रिक्त कक्षा का जो भरा होता है या उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिसमें विकर्षण का गुण हो जाता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें विकर्षण का गुण हो जाता है, वो बन जाएंगे आपको क्या चीज, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। पूछेगा निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है, ऑप्शन दे दे आपको। ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपका कि Fe2+, बी दे दिया Fe, सी में दे दिया Na+, डी दे दिया सभी। निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो अभी हमने बोला क्या बताया है कि आयरन जो है, सिर्फ आयरन जो है वो लौह चुंबकीय में आता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के बाद आकर्षण थोड़ा सा रहता है, इसीलिए इसको अनुचुंबकीय। और यहाँ जो सोडियम है ये आपका आकर्षण गुण नहीं होगा, प्रतिकर्षण का गुण होगा, तो इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा सोडियम। यहाँ तक क्लियर हो गया। लौह चुंबकीय में क्या मिल जा रहा है, लौह चुंबकीय में आता है आपका आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये आपका आता है जो लौह चुंबकीय है, जिसमें तीव्र आकर्षण का गुण होता है, उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। जिनमें तीव्र आकर्षण का गुण होता है उसे क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन से, उप सहसंयोजन संख्या से इससे आता है कि कितना कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय संख्या कितना होगा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय में आपका उसका पूछता है कि संयोजन संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर जो आता है आपका 1 डायमेंशनल जो इस प्रकार का आता है, क्लियर है। 2 डायमेंशनल हो गया ये, तो याद रखेंगे ये 2 डायमेंशनल हो गया, ये आपका 1 डायमेंशनल हो गया, और इसी में आपको जो इस प्रकार का मिलते हैं, इस प्रकार से वो क्या हो जाते हैं, ये आपका पार्ट आ गया जो 3 डायमेंशनल में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, ये 3 डायमेंशनल में। तो इसमें जो है, इसमें एक एटम अन्य 2 एटम से है, तो इसका संयोजन संख्या जो होगा वो 2 हो जाएगा। और इसमें चेक करेंगे तो आपका इसमें आपको 2 लेयर मिलते हैं ए बी ए करके, और एक परमाणु जो है अन्य 4 परमाणु के साथ में अटैच रहता है, इसीलिए आपका 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन 4 मिल जाएगा। और इसमें एक परमाणु जो है अन्य 3 इधर से और 3 इधर से 6 परमाणु से होते हैं, तो 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन जो होगा वो 6 हो जाएगा। इतना ही है आपका सॉलिड स्टेट।
अब बोले सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछेगा, धरा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल धरा जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपका सोल्यूशन। दूसरा टॉपिक है सोल्यूशन। प्रत्येक चैप्टर का जो मुख्य पॉइंट है उसे आप कवर रखिए, तो चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ाते जाएगा और आपको सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में पढ़ना तो बहुत सारा चीज है कि इसमें क्या होता है, विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं। अब कहता है विलेय जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब इसमें देखिए जो मुख्य पॉइंट है आपका, पहला क्वेश्चन डाले हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो है ये सॉल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सॉल में कौन सा प्रभाव पाया जाता है, याद रखेंगे सॉल में कौन सा प्रभाव पाया जाता है, तो सॉल में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाए जाते हैं, और वहां पर भी ऑप्शन दे सकता है, विलयन में, सॉल में, कोलाइडी में। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कि सॉल में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी पर बना सकता है कि टिंडल प्रभाव किस पर आधारित होता है। टिंडल प्रभाव किस पर आधारित होता है, तो याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर। आप पढ़े होंगे कि जब आपको सॉल से, जिसमें कोलाइडल कणों से प्रकाश बिंब को गुजारा जाता है तो ये प्रकीर्णित होकर के ये चमकने लगते हैं, जिस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसमें दूसरा आपका है प्रसारण दाब। प्रसारण दाब का गणितीय रूप क्या होता है, या प्रसारण दाब का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे P बराबर CRT प्रसारण दाब है। और यहाँ से इसी को पूछ सकता है कौन सही है, तो P बट्टा C बराबर RT भी होगा। दूसरा टर्म कहता है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि यदि घोल हो तो प्रसारण दाब होगा। तो घोल होगा तो यही जो आपका है आता है पाई बराबर CST। पाई बराबर घोल रहने पर प्रसारण दाब पाई बराबर CST लेते हैं। तो CST लेते हैं तो पाई बट्टा जब C करेंगे तो ST भी मिलेगा, अर्थात तो पाई बट्टा C बराबर ST। ये भी है कब, जब घोल रहेगा तो प्रसारण दाब। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रसारण की क्रिया में क्या निकल पाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रसारण की क्रिया में क्या निकल पाते हैं, याद रखेंगे अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है कि जब आपका विलेय और विलायक को एक क्या चीज है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक आपका बीच में पत्री डाल देता है कि ये आपका क्या हो जाए, जो विलायक जो है वो विलेय की ओर किधर हो बहना शुरू कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण की क्रिया कहते हैं। इसी में आता है कि अर्धपरागम्य झिल्ली बीच में कुछ डाल दिया, जैसे आपका क्या होता है, जो फिल्टर होती है, जो पानी छानने वाली होती है, या छन्नी आप ले सकते हैं कि जो छन्नी है, जब हम चाय छान रहे हैं तो जो चायपत्ती आ गया, तो जो छन्नी है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम किया। अब कहते हैं इससे जाता क्या निकल पाते हैं, तो याद रखेंगे विलायक के जो अणु है वो निकल जाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली में प्रसारण की क्रिया में क्या निकल जाते हैं, तो याद रखिएगा विलायक के अणु निकल जाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा प्रसारण की क्रिया में विलायक के अणु निकल जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आप याद रखिए, आदर्श विलयन जो है किस नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन किस नियम का पालन करता है, याद रखेंगे आदर्श विलयन जो है रॉल्स के नियमों का पालन करता है। रॉल्स के नियमों का जो पालन करता है वो कैसा विलयन होता है, रॉल्स के नियमों का जो पालन करता है वो कैसा विलयन होता है, याद रखेंगे वो आदर्श विलयन होता है। जो रॉल्स के नियमों का पालन नहीं करता है वो कैसा विलयन होता है, रॉल्स के नियमों का पालन नहीं करता है वो कैसा विलयन होता है, याद रखेंगे वो अनादर्श अनआइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। आगे रखेंगे याद, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन से, प्रसारण दाब। प्रसारण दाब विलयन का कैसा गुणधर्म है, प्रसारण दाब विलयन का कैसा गुणधर्म है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रसारण दाब विलयन का कैसा गुणधर्म है, याद रखेंगे प्रसारण दाब है जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रसारण दाब विलयन का कैसा अनुसंख्यक गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। छठा क्वेश्चन आपके पास है कि ताप द्वारा प्रभावित होती है,
ताप द्वारा प्रभावित होती है। याद रखेंगे ताप द्वारा, कि जैसे ताप द्वारा क्या प्रभावित होती है, जैसे आप पानी ले लीजिए, क्या करती है, उसे नीचे से आग लगाकर कटोरे में, कुकर में या किसी भी गिलास में उसे उबालिए तो क्या हो जाएगा, खोलने लगेगा, तो वो प्रभावित हो रहा। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ताप द्वारा जो प्रभावित है वो मोलारिता है। क्या है, मोलरता। और क्या प्रभावित होता है, फॉर्मलता, फॉर्मलता। और क्या हो जाएगा, नॉर्मलता, नॉर्मलता। ये तीनों जो है याद रखेंगे, ये ताप द्वारा प्रभावित होता है, ये ताप के द्वारा प्रभावित होता है। इस पॉइंट पर जोड़ डालेंगे, या ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ताप के द्वारा कौन प्रभावित होता है, मोलरता। फॉर्मलता ताप के द्वारा प्रभावित होता है, नॉर्मलता ताप के द्वारा प्रभावित होता है। कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? अगला क्वेश्चन आपका है, कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो याद रखिए कि ताप के जो द्वारा प्रभावित नहीं होने वाले कारक हैं वो है आपका मोललता। क्या है, मोललता। दूसरा जो है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ये जो है इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पूछ दिया किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मोललता पे और मोल प्रभाज पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे मोलारिता पे, फॉर्मलता पे, नॉर्मलता पे ताप का प्रभाव पड़ता है। आगे आ गया क्वेश्चन आपका 8वां नंबर आपका है, समुद्र जल का परिसारिक दाब कितना होता है? समुद्र जल का परिसारिक दाब कितना होता है? तो याद रखेंगे 30 ATM, 30 ATM समुद्र जल का परिसारिक दाब होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9वां नंबर कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है, मोल प्रभाज को व्यक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे मोल प्रभाज को x द्वारा, ऑप्शन देगा x सॉल्यूट बराबर, ऑप्शन दे दिया वहां पर n बट्टा n प्लस n, x सॉल्यूट बराबर n प्लस n बट्टा n, x सॉल्यूट बराबर n बट्टा n प्लस n, x सॉल्यूट बराबर n प्लस n। 4 ऑप्शन दे दिया A B C D करके मोल प्रभाज को व्यक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे मोल प्रभाज कहता है किसी बिलियन में एक कणों के मोलों की संख्या तथा उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो एक मोल n और कुल मोल की संख्या n प्लस में n अर्थात x सॉल्यूट जो बराबर n बाई n प्लस कैपिटल n, ये मोल प्रभाज को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, वायुमंडलीय प्रदूषण को किसमें मापते हैं? वायुमंडलीय प्रदूषण को किसमें मापते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे वायुमंडलीय प्रदूषण को ppm में मापते हैं। ppm में पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपका है, बिलियन में क्या है, बिलियन में विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाज का योग क्या होता है? बिलियन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग क्या होता है? ऑप्शन में दे सकता है 1 2 3 4। तो याद रखेंगे बिलियन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होती है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा आपका 12वां नंबर आपका आता है मोललता। मोललता को छोटा m द्वारा व्यक्त किया जाता है
और ये क्या होता है, मोललता का सूत्र है। तो विलेय की मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार केजी में, याद रखेंगे। किसी विलयन में विलेय की मोलों की संख्या तथा उस विलायक का भार केजी में। तो यहाँ से आता है प्रति केजी विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मात्रा क्या होता है, मोल प्रति केजी, और मोल प्रति केजी को मोलल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी किसके तुल्य है, मोलल के। मोलल किसका मात्रक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलल किसका मात्रक है। तो याद रखेंगे मोलल मोललता का मात्रक है। मोलर ये होता है मोल प्रति लीटर, मोलर मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है, मोलरता के। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें आता है क्या कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में, बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, याद रखेंगे। इस चैप्टर में 14 क्वेश्चन आपको बने। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। देखिए हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, अब आ रहे हैं तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप अपने प्यारे साथियों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिनसे उनको केमिस्ट्री में जो डर बना हुआ है या कुछ ऐसे पॉइंट जो छूट रहे हैं उन्हें अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करे। देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं कि वैद्युत अपघट्य होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें फैराडे का नियम भी मिलता है। याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो विद्युत धारा का वैद्युत अपघट्य आता है कि जब जल में विद्युत धारा लाइन को प्रवाह करते हैं, जब किसी द्रव्य में विद्युत धारा दी जाती है और उसे आयन में तोड़ देते हैं तो उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वैद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह है वो आयन के कारण होता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण, आयन के कारण होता है। दूसरे पॉइंट याद रखेंगे। अब इसमें आता है सेल, क्या आता है, सेल, सेल बैटरी, जिसे आप क्या रखते हैं, इकाई धारा जारी रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। सेल में मिलेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध भी। अब आता है सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक आता है प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी। प्राथमिक सेल है, ऑप्शन दे सकता है, प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, सांद्रण सेल, लैक्लांसियस सेल, इनमें सभी। जी हाँ, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं, सांद्रण सेल भी कहते हैं और लैक्लांसियस सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा लैक्लांसियस सेल किस सेल का उदाहरण है, तो प्राथमिक सेल का। सांद्रण सेल किस सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल किस सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का। प्राथमिक सेल का उदाहरण बतलाइए, तो क्या मिल जा रहा है, शुष्क सेल, क्या मिला, शुष्क सेल, दूसरा मिल रहा है सांद्रण सेल और तीसरा मिल जा रहा है लैक्लांसियस सेल। चलिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखे, क्या देखे थे, पहला कि जो वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह जो है वो आयन के कारण हो रहा है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन छाटा गया है। अब ये 15 क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं, आप इसे लेकर चलिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या है आपका प्राथमिक सेल, सेल पढ़े होंगे। सेल आप में आता है, सेल का मिलता है 2 काइंड, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल अभी आप सीखे क्या कि प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं, सांद्रण सेल भी कहते हैं, लैक्लांसियस सेल भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, लैक्लांसियस सेल किस सेल का उदाहरण है, तो प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल किस सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल किस सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का। दूसरा बन गया आपका सांद्रण सेल किस सेल का उदाहरण है, सांद्रण सेल किस सेल का उदाहरण है, तो ये भी आ गया आंसर आपका प्राथमिक सेल का।
अब देखिए अगला पॉइंट कहता है सेकेंडरी सेल को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेल को वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। किस सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है? द्वितीयक सेल को, द्वितीयक बैटरी को। किस सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है? द्वितीयक सेल को। किस सेल को वोल्टेज सेल कहा जाता है? द्वितीयक सेल को। द्वितीयक सेल है कौन सा है? निम्न में द्वितीयक सेल है, ऑप्शन दे दे। वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, इनमें सभी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इनमें सभी। वैद्युत रासायनिक सेल भी द्वितीयक सेल है, गैल्वेनिक सेल भी द्वितीयक सेल है और वोल्टेज सेल भी द्वितीयक सेल है। इस पे क्वेश्चन आपको अवश्य आएंगे। एक और नाम है इसका लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल कैसा सेल है? तो भी आपका सेकेंडरी सेल द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल क्या होता है? जो पहले विद्युत धारा लेता है, अंदर में वैद्युत अपघट्य होती है, क्लियर है। उसके बाद ये क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन करके फिर विद्युत ऊर्जा देता है। प्राथमिक सेल क्या है? रसायन ऊर्जा से डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा देता है, वो प्राथमिक सेल है। अब प्राथमिक सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेल है इसको बार बार आप क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, इसे चार्जेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि द्वितीयक सेल में, किस सेल में? द्वितीयक सेल में एनोड और कैथोड होते हैं। यहाँ पर भी आता है क्वेश्चन, इससे बनाएगा। ये देखिए जो सेल का है, सेल से क्वेश्चन तो अवश्य डालेगा ही। द्वितीयक सेल में कहता है कि एनोड किस पर होते हैं? तो जब सेकेंडरी सेल बनाते हैं या लेड स्टोरेज सेल बना रहे हैं तो कह रहा है इसमें दो मेटल ले रहे हैं, एक जिंक ले रहे हैं, दूसरा कॉपर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जिंक और दूसरा कॉपर। जिंक पर क्या होता है? तो जिंक पर होता है एनोड। एनोड पे क्या होता है? याद रखेंगे एनोड। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल के लिए याद रखिएगा आप एक पॉइंट कि सेकेंडरी सेल द्वितीयक सेल लेना है, ले लीजिए लोन। क्या ले लीजिए? लोन। याद रखेंगे सेकेंडरी सेल लेना है, क्या ले लिए हैं? लोन। अब इसमें इस प्रकार का आ गया हमारा। अब क्या आ गया? इधर आ गया आपका जिंक, इधर है ये कॉपर। ये समझ में आ रहा है? एक ले लिए जिंक, दूसरा है कॉपर। अब यही हमारा यहां से कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोड जो है जिंक का, ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कॉपर का। इसके लिए हमने क्या लिया है? लोन। क्या लिए? लोन। अब याद रखेंगे कि जिंक पर क्या क्या घटना हो रही है। तो जिंक एल से लेफ्ट साइड होगा और लेफ्ट साइड जो है उस पर ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। ए से जो जिंक है वो एनोड का काम कर रहा है, एन से जो है जिंक पर निगेटिव चार्ज है। अर्थात ये क्या हो गया कि जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा। इस पे कौन सी क्रिया होगी? उपचयन होगी। इस पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। जिसपे ऑक्सीकरण, तो लोन याद रखिएगा LON, लेल से एल लेफ्ट साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से नेगेटिव चार्ज। जस्ट इसी का रिवर्स कर लेंगे, आपको मिल जाएगा कैथोड। तो कैथोड किधर होगा? दाएं तरफ हो जाएगा। जब कैथोड दाएं तरफ होगा तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? रिडक्शन, अपचयन की या अवकरण की अभिक्रिया होगी। और इस पर कैसा आवेश रहेगा? धन आवेश। धन आवेश किस पे होते हैं? तो याद रखेंगे कैथोड पे। एनोड पे कौन सा आवेश होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। उपचयन की क्रिया किस में होती है? तो उपचयन की क्रिया एनोड में होती है। अपचयन की क्रिया किस में होती है? कैथोड में होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया किस में होती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड में होती है। अवकरण की क्रिया किस में होती है? कैथोड में होती है। तो देखिए एक पॉइंट पे कई सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, तो ये हम मुख्य पॉइंट को, हम जड़ को ही कंप्लीट कर रहे हैं कि ताकि उसके तना कहीं से भी निकले हम उसे कुचल दे। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाह करता है, अर्थात निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव, एनोड से, एनोड किस पे था? एनोड था जिंक पे। एनोड किस पे था? जिंक पे। कैथोड किस पे था? आपका कॉपर पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे आता है इसमें आपका ओम का नियम। ओम का नियम पढ़े होंगे। ओम का नियम नियत ताप पर। तो क्वेश्चन यहां से भी आ गया कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है? तो ओम के नियम में ताप जो है कांस्टेंट, अचर रहता है, नियत रहता है। ये याद रहेगा आपको। ओम के नियम में क्या अचर होता है?
तो ताप जो है अचर होता है, कांस्टेंट होता है। ओम के नियम में क्या नहीं बदलता है? तो ताप नहीं बदलता नियत ताप पर। अब क्या आता है? नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है तो V बराबर IR मिलता है। दूसरा है कि इसमें R बराबर पढ़े होंगे, R बराबर होता है रो इंटू एल बट्टा में ए। यही रो जो है आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रतिरोधकता। तो रो को जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो R गुने ए बट्टा में एल आ जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है तो याद रखेंगे ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का। ये फिजिक्स जैसा है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे आप, इसमें सिमिलर बहुत सारे पॉइंट आपको मिले होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, जिसको हम प्रतिरोधकता तो हो गया हम लोग का, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। अब कहता है जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टेंस कहलाता है चालकता। और याद रखेंगे चालकता को, किसको? चालकता को C द्वारा सूचित किया जा रहा है। C बराबर 1/R मिल रहा है। C बराबर क्या मिल गया? 1/R। तो इसको R का मात्रक है ओम, तो क्या मिल जाएगा? प्रति ओम। प्रति ओम बराबर माहो या सीमेंस होता है। तो प्रति ओम किसका मात्रक है? चालकता का। साइमन किसका मात्रक है? चालकता का। माहो किसका मात्रक है? चालकता का। चालकता का मात्रक है, चालकता का मात्रक है। ऑप्शन दे दे, प्रति ओम, माहो, साइमन, इनमें सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें सभी। अगला देखते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये कहता है चालकता के प्रतिलोम को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। इसको के द्वारा, कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है और कप्पा बराबर आता है 1 बट्टा क्या मिल जाएगा? 1/C। तो C का मात्रक मिला है आपका ओम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है? प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर किसका मात्रक है? याद रखेंगे प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर किसका मात्रक है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है। प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर बराबर क्या बन रहा है? साइमन प्रति सेंटीमीटर। नेक्स्ट है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इक्विवेलेंस द्वारा सूचित करते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इक्विवेलेंस द्वारा सूचित करते हैं। तुल्यांकी चालकता में क्या मिल जाएगा? के गुने 1000/n। के गुने 1000/n। याद रखेंगे निम्न में तुल्यांकी चालकता है, दे देगा वहां पर ऑप्शन, के गुने 1000/n याद रखना है। मात्रा क्या होता है? साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांकी। तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांकी। आगे इसी में चालकता में आता है तुल्यांकी मोलर चालकता। मोलर चालकता को लैम्डा m से सूचित करते हैं। ये आता है के गुने V, अर्थात के क्या था हमारा? विशिष्ट चालकता, और V क्या बन रहा है यहाँ पर? तो ये आपको आ गया सांद्रण। V बराबर क्या करा? 1000 बट्टा यहाँ से आ गया इसको बराबर के गुने 1000, और ये आता है आपका n/C। तो n से n खत्म हो गया है तो क्या बच गया? C। तो के गुने 1000 ये बतला रहा है मोलों की संख्या, कॉन्सेंट्रेशन जो है। तो साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल किसका मात्रक है? साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल किसका मात्रक है? साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे ये है मोलर चालकता का मात्रक। आगे आपका है सेल स्थिरांक। सेल कांस्टेंट को G से सूचित करते हैं। सेल स्थिरांक को G द्वारा सूचित किया जाता है। सेल स्थिरांक को किसके द्वारा? G के द्वारा। तो सेल स्थिरांक क्या मिल जाएगा? K गुने R आता है। तो सेल स्थिरांक K गुने R आता है तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता गुने प्रतिरोध, और इसका मात्रक मिलेगा प्रति मीटर। सेल स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति मीटर। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाता है? प्रति मीटर। ये आपको पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कहता है मोलर जो चालकता हम लोग निकाल रहे थे डेल्टा ए, क्या चीज? गामा m से कि डेल्टा m से? डेल्टा m से, डेल्टा m से कि लैम्डा जी। मोलर चालकता को सूचित किया जाता है किसको से? ऑप्शन दे दे। मोलर चालकता को सूचित किया जाता है, अभी बतलाया गया आंसर बतलाइए। मोलर चालकता को सूचित किया जाता है, ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा।
अल्फा बीटा गामा लैम्डा, याद रखेंगे लैम्डा द्वारा, लैम्डा एम द्वारा, किसके द्वारा, मोलर चालकता लैम्डा एम के द्वारा। आगे आता है आपको कहता है मोलर चालकता, इससे क्वेश्चन आपका देखिए बन रहा है कि मोलर चालकता जो है सांद्रता घटाने पर क्या होती है। यदि सांद्रता को घटा दिया जाए तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सांद्रता को घटा दिया जाए तो मोलर चालकता जो है बढ़ जाती है। सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे कहता है दूसरा नंबर की तनुता बढ़ा दिया जाए तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता बढ़ा दिया जाए तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी याद रखिएगा, तनुता बढ़ाने पर भी मोलर चालकता बढ़ जाती है। अगला, ताप बढ़ने पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे बढ़ जाती है। अगर तक कुलरास का नियम, कुलरास का नियम याद रखेंगे, लैम्डा इन्फिनिट इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव चार्ज प्लस में लैम्डा नेगेटिव चार्ज, यही है कुलरास का नियम। अब आप लोग पढ़े होंगे कि एक फैराड विद्युत धारा जो है वो किसके तुल्य है। एक फैराड विद्युत धारा किसके तुल्य है, याद रखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके तुल्य है, एक फैराड विद्युत धारा के। अगला आता है फैराडे का नियम, इस लास्ट टॉपिक में है फैराडे का नियम। तो फैराडे ने वैद्युत अपघट्य में वैद्युत विच्छेदन के लिए दो नियम दिए थे। प्रथम नियम दिए थे कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का जो मात्रा है वो क्या होता है, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होता है, आवेश के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाता है आंसर में, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, तो एम बराबर नियतांक आ गया जेड क्यू, तो एम बराबर जेड और क्यू बराबर आई टी। तो पहला नियम है जेड आई टी। अतः प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम में वैद्युत अपघट्य में तुल्यांक किस पर, वैद्युत अपघट्य में जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होता है, तो आवेश के समानुपाती होता है। प्रथम नियम क्या होता है, एम बराबर जेड आई टी, या यहां से निकाल देगा एम बट्टा जेड बराबर क्या बन जाएगा, आई टी। कौन सा नियम है, फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है या वैद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है ई वन बट्टा ई टू बराबर जेड वन बट्टा जेड टू। तो यहाँ से ई बराबर जेड, इसीलिए ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड के बराबर भी लिखते हैं। ये जो है आपका फैराडे का दूसरा नियम है। आगे कहता है कि जो फैराड आता है वो फैराड आता कब से है, तो ये जो है ये कहता है कूलम प्रति मोल बराबर होता है एक फैराड, क्या बन जा रहा है, फैराड। और इसी के बराबर जब सोल्व करते हैं इसको तो आता है एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। तो हम लोग चलते चलते 3 लेसन का ऑब्जेक्टिव पॉइंट कर लिए हैं। अब है हमारा चौथा चैप्टर, कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए देखिए, चौथा चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। इसमें पता ही चल रहा है कि अभिक्रिया पे कुछ ऐसा किया जाए कि उसको बल मिल जाए, उसकी रफ्तार जो है, अभिक्रिया का जो दर है वो बढ़ जाए। इसी में पढ़ना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, जिसमें पढ़े होंगे कि अभिक्रिया की कोटि फर्स्ट ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़े होंगे। अब इसमें आता है कि अभिक्रिया का कोई ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे और खुद प्रभावित ना हो। हाँ जी हाँ, है ऐसा पदार्थ। ऐसे पदार्थ को कैटेलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। तो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का मतलब है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या है, जो ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक कह रहा है,
उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, कैटेलिस्ट। जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्या कहलाता है, कैटेलिस्ट, याद रखेंगे। और अभिक्रिया के बाद खुद तो क्या रहता है, अपवर्तित रहता है, अर्थात कैटेलिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, जब पढ़े होंगे कि जब अभिक्रिया के पदों के घातों का योगफल 1 हो जाता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु जो आता है वो आता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, वहां पर मिलता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा, इस प्रकार करके। अब आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो मात्रक है, याद रखेंगे, प्रति सेकंड होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो मात्रक है वो प्रति सेकंड होती है। आगे आता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक कह रहा है कि यह सांद्रण तथा दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन किस पर, सांद्रण पर निर्भर करता है, तो याद रखेंगे वेग स्थिरांक। निम्न में कौन दाब पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक। पीछे वाले टॉपिक में तो मोलालता, मोलालता, मोल प्रभास और नॉर्मलता में देखे हैं। इस टॉपिक में कह रहा है वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं होता है। जो वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, जो आता है आपको मिलता है कि A प्लस B प्रोडक्ट C मिलता है। इसमें लिखते हैं कि जो अभिक्रिया का दर है वो रेट है, वो समानुपाती A, और इस प्रकार से करके देते हैं B, ठीक है। यहाँ पर आता है K A इंटू B, यही जो K टर्म मिलता है यही है रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। तो इसमें कह रहा है कि वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा वेग स्थिरांक जो है वो ताप पर, किस पर, वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता है। याद रहेगा आपको, वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक का मात्रक द्वितीय कोटि अभिक्रिया में है प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति लीटर होता है। प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति लीटर होता है। प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति लीटर किसका मात्रक आपका मिल रहा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में के का। आगे कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप से प्रभावित हो जाता है। क्या चीज से, ताप से प्रभावित हो जाता है। अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है लेकिन वेग स्थिरांक ताप से प्रभावित नहीं होता है। याद रखेंगे, अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है लेकिन वेग स्थिरांक ताप से प्रभावित नहीं होता है। आगे कहता है कि अर्हेनियस का समीकरण है। अर्हेनियस ने समीकरण दिया था K बराबर A इंटू E के पावर माइनस E बट्टा RT, या कहीं पर आपको मिलता है K बराबर A इंटू E बट्टा CT। तो अब याद रखेंगे आपका जो A टर्म है, A क्या है, A जो है आवृत्ति गुणांक, और A की जगह C इंटू E के पावर माइनस E बट्टा RT के रूप में मिल सकता है। आगे कहता है यदि वेग नियतांक, यदि आपका रेट कांस्टेंट जो आपका है, क्या कर रहा है, वेग नियतांक मीटर प्रति सेकंड हो, तो अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो टी हाफ जो है वो समानुपाती होता है आपका पहले प्रोडक्ट का। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो याद रखेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रा क्या मिल गया है, प्रति सेकंड प्रति मोल आपका लीटर। आपको याद रखना 10वां नंबर क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है। तो याद रखें किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग जो है 10 के पावर माइनस 12 सेकंड होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है, 10 के पावर माइनस 12 सेकंड। आगे कहता है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे कि घट जाता है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की जो ऊर्जा है वो क्या होती है,
घट जाती है। आगे आपको याद रखना है कि किसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया की सांद्रता अगर दोगुनी कर जाए, यदि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो है कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो जो रेट ऑफ कांस्टेंट आपका अभिक्रिया का जो वेग है वो कितनी हो जाएगी, तो याद रखेंगे जितना गुना उसका स्क्वायर। तो दोगुनी कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का सांद्रता को कंसंट्रेशन को दुगना कर दिए हैं, तो उसका जो वेग है वो 4 गुना हो जाएगा। यदि आधा करते तो 1/4 गुनी हो जाती, यदि 3 गुना कर देते तो 9 गुना हो जाता। तो ये हम देखे चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए चलते चलते। पहला क्वेश्चन था कैटेलिस्ट अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के बाद अपवर्तित रहते हैं। दूसरा मिला प्रथम कोटि अभिक्रिया में मात्रा क्या होता है, प्रति सेकंड, और टी हाफ अर्थात अर्ध आयु होती है 0.693/K। तीसरा मिला वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक जो कहता है कि सांद्रण दाब पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन है द्वितीय कोटि अभिक्रिया में जो के है, के क्या है, वेग स्थिरांक का जो मात्रक है प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति लीटर होता है। पांचवा क्वेश्चन किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है ताप से प्रभावित हो जाता है। छठा कहता है अर्हेनियस की समीकरण K बराबर A इंटू E के पावर माइनस CA/RT होता है, जहां A जो है आवृत्ति गुणांक होता है। सतमा कह रहा है यदि वेग नियतांक मीटर प्रति सेकंड हो तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य होती है। यदि वेग नियतांक मीटर प्रति सेकंड हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती है, शून्य होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया टी हाफ जो है वो आपको कहता है A के समानुपाती होती है। वेग स्थिरांक की जो इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अधिकतम वेग है वो 10 के पावर माइनस 12 सेकंड होता है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान जो है वो घट जाता है। किसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया की सांद्रता दुगनी कर दिया जाता है तो वेग जो है वो 4 गुनी हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग पांचवा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, जिसमें आपका टिंडल प्रभाव और ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति ये आपका है। इसी में कोलाइडल सोल मिलता है, इसी में गोल्ड नंबर मिलेगा, इसी में आपको मिलेगा ठोस में ठोस का मिश्रण, ठोस में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण, इसी में मिलेगा जेल, इसी में मिलेगा एरोसोल, इसी में मिलेगा पायस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या इसमें से बनाए हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। याद रखेंगे रासायनिक अधिशोषण जो है उसमें एक परत होती है। कितने लेयर होते हैं, एक परत। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है, एक परत होती है। आगे कह रहा है आपको कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना उष्मा उत्सर्जित होता है। भौतिक अधिशोषण में लगभग 20 से 40 जूल उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ताजे अपक्षेप को पेप्टाइजेशन के द्वारा किसमें बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को पेप्टाइजेशन क्रिया के द्वारा किसमें परावर्तित करेंगे, तो याद रखेंगे कोलाइड में, कोलाइडियल कणों में बदल देंगे। किसको, ताजे अवक्षेप के द्वारा, ताजे अवक्षेप को पेप्टाइजेशन के द्वारा कोलाइडियल में या कोलाइड में बदल दे सकते हैं। चौथा है आपका तेल को वसा में बदलने वाले उत्प्रेरक कौन है। तेल को वसा में बदलने वाला उत्प्रेरक कौन है। याद रखेंगे तेल को वसा में बदलने वाला उत्प्रेरक जो है वो निकेल होता है। क्या होता है, निकेल। आगे टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव तो ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है, लेकिन ये वास्तविक घोल के द्वारा ही दिखता है। टिंडल प्रभाव वास्तविक घोल के द्वारा दिखता है और प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को पृष्ठ संक्रियन कहते हैं। अपमार्जक को पृष्ठ संक्रियन कहते हैं। यूरिएज किसका उदाहरण है। यूरिएज एंजाइम का उदाहरण है। याद रखेंगे यूरिएज किसका उदाहरण है, एंजाइम का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन 8वां नंबर, सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है।
आगे रक्त पर कैसा आवेश होता है, रक्त पर आवेश ऋणात्मक, रक्त का पीएच मान 7.4 मिला था। आगे है कोलाडी कणों का आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर या 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, या याद रखेंगे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाडी कणों का आकार कितना हो जाता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। पायस, पायस क्या होता है, द्रव में द्रव का जो मिश्रण होता है वो पायस कहलाता है। जैसे आ गया दूध, क्रीम, मक्खन इत्यादि, दूध, क्रीम, मक्खन इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए। उनको भी केमिस्ट्री है, कहीं कोई पॉइंट छूट न जाए, उन्हें भी अच्छे मार्क्स आ जाए। चलिए देखिए आप लोग, सरफेस केमिस्ट्री का जो ब्रह्मा क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 11 क्वेश्चन तक सीख लिए थे। पायस क्या था, एरोसॉल क्या था, आगे कहते हैं निलंबन। निलंबन पायस स्वर्ण सॉल जो है वो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा टिंडल प्रभाव को कौन दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव को कौन दिखाते हैं, तो याद रखेंगे टिंडल प्रभाव निलंबन दिखाता है, पायस दिखाता है, स्वर्ण सॉल दिखाता है। अभी बोले टिंडल प्रभाव किस पर आधारित होते हैं, या प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होते हैं। एरोसोल, एरोसोल का उदाहरण दे, किसका, एरोसोल का उदाहरण दे। तो याद रखेंगे एरोसोल का जो उदाहरण मिलेगा किसका, एरोसोल, तो एरोसोल का उदाहरण मिलेगा कोहरा, बादल, आंधी, सिगरेट का धुआं, किसका उदाहरण है, एरोसोल का। इसमें क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि जो धुआं है वो किसका मिश्रण है, ठोस ठोस का, ठोस द्रव का, गैस गैस का, द्रव ठोस का, या द्रव गैस का। तो इसको देख लीजिएगा। गोल्ड सोल का रंग कैसा होता है, गोल्ड सोल का रंग जो है वो कैसा होता है, वो लाल होता है। आगे झाग प्लावन विधि से सल्फाइड गैस का सांद्रण किया जाता है तो किसका निर्माण होता है। जब झाग प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड गैस का सांद्रण होता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, तो याद रखेंगे पायस बन जाता है। क्या बन जाता है, वो द्रव प्लस द्रव आ गया, बन गया पायस। और पायस का उदाहरण क्या मिला था अभी, दूध, क्रीम, मक्खन जो था वो पायस का उदाहरण है। इसी को हम लोग इमल्सन कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का छठा चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण, वर्गीकरण एवं सिद्धांत, जिसमें आप लोग को पढ़ना है कि ये चैप्टर बेसिकली 5 से 6 नंबर का ही है। तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसमें 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर अयस्क का नाम, अयस्क का नाम और खनिज। तो आप पढ़े होंगे कि जो खानों से खंदकर निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं, और उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है, और उससे जिससे धातु की प्राप्ति होती है वो अयस्क बन जाता है। वैसे खनिज जिससे धातु की प्राप्ति हो वो क्या हो जाता है, अयस्क हो जाते हैं। अब यहाँ से आता है कि अयस्क जो टाइप है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है वो ऑक्साइड अयस्क होता है, जिसमें सल्फर की उपस्थिति हो सल्फाइड अयस्क हो जाता है, जिसमें CO3 की उपस्थिति होता है वो कार्बोनेट अयस्क हो जाते हैं, जिसमें आपको एक हैलोजन की उपस्थिति होगा वो हैलाइड अयस्क हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ अयस्क का नाम याद रखना है आपको कि लोहा का अयस्क मुख्य अयस्क क्या है, तो लोहा का मुख्य अयस्क जो है वो हेमेटाइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, तो क्यूपराइट है। तब इस प्रकार से आपको याद रखना लोहा, तो लोहा का जो अयस्क है वो हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट का सूत्र है हेमेटाइट Fe2O3। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। Fe3O4 का नाम क्या है, मैग्नेटाइट। Fe3O4 का नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ये भी लोहा का है। FeCO3 का नाम क्या है, FeCO3 सिडेराइट। FeCO3 सिडेराइट किसका अयस्क है, लोहा का। दूसरा देखिए Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट होता है। Al2O3 × 2H2O क्या बन जाता है, बॉक्साइट। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। Al2O3 जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं या कोरंडम भी बोलते हैं, आपका किसका सूत्र है या किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। Na3Al_F6 इसको क्रायोलाइट कहा जाता है। Na3Al_F6 क्रायोलाइट का सूत्र है। किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है,
एल्यूमिनियम का। आपका आ गया कॉपर का इसका बदला है तो Cu2O क्यूपराइट, CuFeS2 कॉपर पायराइट, Cu2S कॉपर गलनांस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉपर गलनांस का सूत्र होता है Cu2S, कॉपर गलनांस Cu2S क्यूपराइट Cu2O हो गया। क्या बन रहा है कॉपर पायराइट CuFeS2। सिलिका का सूत्र होता है SiO2, सिलिका का सूत्र क्या हो जाता है SiO2। यस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? यस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, यस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। सल्फाइड यस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड यस्क का सांद्रण जो है वो फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो डॉन्स विधि द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। आद्र विधि से निष्कर्षण किसका किया जाता है? तो आद्र विधि से सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि से किसका निष्कर्षण किया जाता है? एल्यूमिनोथर्मिक विधि से क्रोमियम का निष्कर्षण किया जाता है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण होता है? तो आपका अल्युमिनियम और तांबा का। विद्युत विच्छेदन द्वारा शुद्धिकरण किसका होता है? तांबा अल्युमिनियम। विद्युत अवकरण की क्रिया किसमें पाई जाती है? विद्युत अवकरण की क्रिया जो है वो किसमें पाई जाती है? तो मैग्नीशियम में, अल्युमिनियम में और कैल्शियम में। स्पेल्टर को क्या कहा जाता है? स्पेल्टर को अशुद्ध जिंक भी कहते हैं। स्पेल्टर को क्या कहते हैं? अशुद्ध जिंक। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। हरा थोथा का सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं? गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर स्लैग बनते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में तो निस्तापन कहते हैं। तो आज हम लोग देखे 1 से लेकर 6 चैप्टर तक का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अगले सीरीज में हम लोग आएंगे 7 चैप्टर से लेके जो मिलेगा 12 चैप्टर तक। 7 से जो है हमारा अगला चैप्टर होगा P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हलो अल्केन तक आपको क्लियर कर देंगे। इसके पश्चात आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें आपको जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड आपको आ गया, अल्कोहल आपका आ जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएगा, फिर पॉलीमर हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल हो जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो जाएगा। तो सारे टॉपिक जो है ये आपको 2 से 3 वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। तो बस आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।